हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि क्लास 12th की बायोलॉजी आपकी नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। हमारे चैनल पर हमने स्टार्ट की हुई है वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर क्लास 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए जाते हैं, सो दैट आप नीट और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सको। आपके सभी बायोलॉजी के टीचर्स ने आपसे हमेशा यही कहा होगा कि नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए एनसीईआरटी इज द की। अगर आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, और वो एनसीईआरटी यहाँ आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। आज का हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, रिप्रोडक्शन की यूनिट हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एज वेल एज प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप सभी चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इट रियली सपोर्ट अस। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और ज्यादा लेक्चर्स लाने के लिए और आपकी और ज्यादा हेल्प करने के लिए। ओके, तो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसके क्या प्रिंसिपल होते हैं और इन प्रिंसिपल का यूज करके हम किन किन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड देन उन टूल्स का यूज करके हम किन किन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। Biotechnology deals with technique of using live organism और एंजाइम फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म के किसी एंजाइम को लेते हैं। क्यों? टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होंगे। इसका मतलब जैसे कि कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सभी माइक्रोब से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। इनके अंदर माइक्रोब्स का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इसे हम बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कुछ अलग हो चुकी है। इसका मतलब ये हो चुका है कि वो प्रोसेस जिनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, उनके सीक्वेंस में चेंज कर दिया गया है। देन क्यों चेंज किया गया है? ताकि लार्ज स्केल पे उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट बनाया जा सके। फर्दर, many other processes या techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन देखते हो, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन को बनाना एंड देन उसे यूज करना। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और अ डिफेक्टिव जीन करेक्शन, मतलब किसी डीएनए वैक्सीन को बनाना, और या फिर अगर कोई पर्टिकुलर जीन डिफेक्टिव है, खराब है, तो उसे करेक्ट करना, रिपेयरिंग करना, ये सभी आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हो। दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेन चीज यहाँ शुरू होती है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने सारे प्रोसेस को, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था और जो मॉलिक्यूलर मॉडर्न टाइप का जो प्रोसेस है, उनको मिक्स करके बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन बनाई है। वो डेफिनेशन कहती है द इंटीग्रेशन, यानी कि जुड़ना, ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल साइंस है वो, और ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का मिलाप, सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल, पार्ट्स, उनके डिफरेंट पार्ट्स, एंड जो मॉलिक्यूलर एनालॉग, मतलब मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर नहीं बैठे हो तो प्लीज एनसीईआरटी साथ लेकर बैठो। जो भी आपको येलो से हाईलाइटेड मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जो भी आपको ग्रीन से हाईलाइटेड दिखेगा इस पूरे चैप्टर के दौरान, वो पार्ट होगा जो एमसीक्यू के तौर पे प्रीवियस आपको पूछा जा चुका है, प्रीवियस नीट एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, राइट। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर टेक्निक्स हैं जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऐसी टेक्निक्स
जिसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को हम चेंज करते हैं, ठीक है? ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों? ताकि इंट्रोड्यूस कर सकें उस पर्टिकुलर चेंज हुए जेनेटिक मटेरियल को इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका फिनोटाइप जो जैसा पहले दिखता था, अब चेंज होने के बाद उसके फिनोटाइप में क्या चेंज आएंगे उसके बारे में देखा जा सकता है। इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, हम मेंटेन करते हैं स्टेराइल कंडीशन को। स्टेराइल मतलब जहां पर आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनको आप ग्रो कराना चाहते हो, ठीक है? ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बना सको जिनको आपको मैन्युफैक्चर यानी कि बनाना है लार्ज स्केल पे फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द मार्केट, राइट? जैसे कि आपकी एंटीबायोटिक हो गई, वैक्सीन हो गई, एंजाइम्स हो गए, ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाया जाता है बाय यूजिंग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ अलग नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आरडीटी के बारे में बताया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी कहोगे, ठीक है? बेसिकली पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आरडीटी की जगह इसको भी पूछा जा सकता है। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट, अब देखो बहुत सिंपल है, आपको लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मर है ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, चेंजेस का यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, जेनेटिक मेकअप जो बनता है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, राइट? जो कि बेनिफिशियल होते हैं हम ऑर्गेनिजम्स के लिए एज वेल एज अलग डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन बनाने के लिए। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर ये खासियत है कि जो पेरेंट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, क्लियर? तो उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, है ना? तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि पहले के टाइम में जो ब्रीडिंग कराने के लिए, चाहे वो प्लांट की ब्रीडिंग हो या एनिमल की ब्रीडिंग हो, जो प्रोसेस किए जाते थे उनमें कुछ मल्टीप्लिकेशन उन जीन्स का भी हो जाता था जिन जीन्स की हमें जरूरत ही नहीं है, जो अनडिजायरेबल है, अलोंग विद दोज जो कि डिजायर्ड है, जो हमें मल्टीप्लाई करवाने हैं, जिनकी हमें ज्यादा जरूरत है। तो द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि वो टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके हमने इन लिमिटेशंस को खत्म किया। किन लिमिटेशंस को? कि जो अनडिजायर्ड हमारे जीन्स रेप्लिकेट हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको रोका गया, है ना? जिनके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्लियर? नाउ टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ओवरकम कर ली, और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन आइसोलेट, निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और फिर अलग करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स जो हमें मल्टीप्लाई करवाने हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हम सिर्फ वो ही जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनकी हमें नीड है, ना कि वो जीन जिनसे हमें कोई काम नहीं है, जो अनडिजायर्ड है। हम क्यों सेल की एनर्जी, होस्ट की एनर्जी को वेस्ट करें, राइट? सो डू यू नो, अगर एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए है जो कि समहाउ हमने किसी एलियन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी अलग ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है उस डीएनए के पीस से, तो क्या होगा? हमें लगता है, ज्यादा तक ये देखा गया है कि जो पीस ऑफ डीएनए है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई अपने आप नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसको एक ऐसे जीनोम में जो कि उसी एलियन, जो आपको जिसको जिसको आप एलियन ऑर्गेनिज्म कह रहे हो, उसी के जीनोम के अंदर अगर हम उसको मिला दें, ये जीनोम है और यहाँ पर अगर हमने वो जीन डाल दिया, वो डीएनए का सीक्वेंस डाल दिया, तो क्या होगा? वो अब मल्टीप्लाई करने लगेगा और साथ साथ आगे आने वाली जनरेशन में इनहेरिट भी हो जाएगा अलोंग विद इट्स डीएनए। क्लियर? ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज जो आपने
जो आपने नया डीएनए का पीस डाला था, वो आपने क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस करा दिया। और जब आप क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस कराते हो, तो अब वो उसका पार्ट बन गया और जैसे-जैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा, वो उनके अंदर मल्टिप्लिकेशन होगा, सेल मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे-वैसे वो जीन भी मल्टीप्लाई करेगा, व्हिच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। इन अ क्रोमोसोम, देयर इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। क्रोमोसोम के अंदर, समझ लो ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जहाँ से आप रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? यहीं पे आप अपना डिज़ायर्ड जीन एंटर कराओगे और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, मतलब स्टार्ट करना रेप्लिकेशन को। देयरफॉर, फॉर द मल्टिप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, अगर एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नथिंग बट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आप कहीं और से लेकर आए हो, तो अगर आपको उसको मल्टीप्लाई कराना है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आपको उसे उसके क्रोमोसोम का पार्ट बनाना होगा, उस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का पार्ट बनाना होगा, विच हैज अ सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम का, जिसे कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आया? क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दस, जो एक एलियन डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए, आप फॉरेन सुनो, एलियन हटा दो, फॉरेन मान के चलो, उस फॉरेन डीएनए को लिंक कर दिया जाएगा उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर लगा दिया जाएगा, सो दैट जो एलियन, जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, इट कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, खुद मल्टीप्लाई कर सके इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं आपको यहाँ एक चीज समझाना चाहूंगी, एक सेकेंड। ऐसे समझ लो, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है? अभी मैं इसको वेक्टर नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए में से ये वाला पीस मुझे चाहिए जो मेरा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूँगी? सिज़र का यूज़ करूँगी काटने के लिए, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन मतलब काटना, ठीक है? मैं क्या करूँगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह से ये पार्ट काट दूँगी। काट दिया और यहाँ से मैंने ये ले लिया, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देन क्या होगा? अब मेरे हाथ में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है और मेरे हाथ में मेरा क्रोमोसोम भी है, जिसको मैं कट कर चुकी हूँ। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, तो मेरे पास आया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मैं कहूँगी, क्या कहूँगी? बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया डायग्राम से? अब ये तुम कहोगे मैम ऐसे कैसे जुड़ गया? ये और ये आपस में जुड़ कैसे गए? इनके अंदर एक एंजाइम लगा जो कि है लाइगेज, डीएनए लाइगेज, जिसने इसको जुड़वाया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी बैक्टीरियल होस्ट या किसी के अंदर आप जब इंट्रोड्यूस कराओगे, तो जब वो होस्ट अपने क्रोमोसोम को, अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, तो साथ-साथ आपके जो ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं ना, जो ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इनकी कॉपीज बहुत ज़्यादा बन जाएँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो होता जा रहा है ना? मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, इनकी देखो कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएँगी। क्लियर है? ये आपका यहाँ समझाया गया है। ठीक है? नाउ इसी को क्लोनिंग भी कहते हैं। जो यहाँ क्लोनिंग लिखा है ना, इसी प्रोसेस को जो मैंने डायग्राम में समझाया, उसको क्लोनिंग कहते हैं। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. कैसे हम recombinant DNA molecule को बनाते हैं और पहला एग्जाम्पल उसका हम समझेंगे। बेसिकली इसका पहला एग्जाम्पल स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने दिया था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। लिंकिंग कराई थी एक जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक ऐसा जीन लेकर के आए थे हम जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। क्लियर है ना? और इस जीन को हमने एंटर कराया हमारे प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड हमें कहाँ से मिला था? प्लाज्मिड मिला था साल्मोनेला टाइफीमेरियम से। क्लियर? कब हुआ था ये? 1972 में इसे कंप्लीट किया गया था। 1972 में किसके द्वारा? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर कई स्टेप्स हैं,
कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया गया था, डिजायरेबल डीएनए को कट किया गया था। किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन, बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर। कट कर दिया। कट करने के बाद जो पीस ऑफ डीएनए मिला, समझ लो ये मुझे मिला कट करने के बाद, इसको मैंने, ये जो दूसरा मेरा प्लाज्मिड है ना, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। इस प्लाज्मिड को मैंने कहा वेक्टर, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। क्लियर? क्योंकि ये वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी करेगा और क्या कर सकता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब कॉपीज भी खुद बनाएगा होस्ट के अंदर रह के। क्लियर? आपको याद होगा कि मस्कीटो एक इंसेक्ट वेक्टर का काम करती है जब मलेरियल पैरासाइट को उसे ह्यूमन बॉडी में फैलाना होता है ना? हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसे आप जरूर पढ़ो, बहुत इजी रहता है। उसी सेम वे में एक प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह यूज हो सकता है अगर हमें किसी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को हमारे डिजायरेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है? बैक्टीरिया में मोस्टली हम ये कराते हैं। तो जो ऐसा जीन जो कि एंटीबायोटिक के लिए हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, सो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्या कहना चाह रहा है? काट तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लिया, एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लिया, लेकिन आप उसको जोड़ोगे कैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे कैसे? लाइगेज की मदद से। किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज, जो कि एक किसका काम करता है? ग्लू का काम करता है। ये जॉइन करता है एंड्स डीएनए मॉलिक्यूल के और प्लाज्मिड या कोई भी वेक्टर उसके एंड्स को जॉइन करता है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये एक नया डीएनए बन जाता है। समझ लो यहाँ पर डिजायर्ड जीन एंटर्ड है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड था। अब ये नया जीन बन गया, नया सर्कुलर, आप ये कह सकते हो कि एक तरह से रेप्लिकेटिंग डीएनए बन गया, जिसको हमने नाम दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो चीजों के मिलने से रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है उसको कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब इस डीएनए को ट्रांसफर किया गया ई कोलाई में, क्यों? क्योंकि हमने साल्मोनेला से लिया था, है ना, साल्मोनेला टाइफीमीरियम से लिया था, तो उसी से मिलती जुलती स्पीशीज ई कोलाई के अंदर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड देन ये माना that it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme। जो ई कोलाई के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करा रहा है, उसके अंदर क्या होगा? क्या होगा उसके अंदर? बिल्कुल सही, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उस एंजाइम का यूज करके, ठीक है, ताकि मल्टीपल कॉपीज बन सके। ये कॉपीज बनाने का जो प्रोसेस होता है, ये एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी डायग्राम के थ्रू, ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। यू कैन हेंस इन्फर कि बहुत बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के। वो स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले पहचानो डीएनए के उस डिजायर्ड जीन को, उस डिजायर्ड सीक्वेंस को जिसे आपको क्लोन कराना है, रेप्लिकेट कराना है। उसके बाद उसको वेक्टर में लाइगेट करा के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो उस डीएनए को इनटू द होस्ट। कर दिया आपने होस्ट के अंदर, अब सारा काम होस्ट की मशीनरी करती है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। एक होस्ट से दूसरे उसकी प्रोजेनी में भी वही डीएनए जाता है, तो ये ट्रांसफर होता जाएगा और पूरी स्पीशीज ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? अब हम बात करेंगे बेसिकली टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी। बेसिकली क्या होता है कि जब हमें किसी भी रिकॉम्बिनेंट को बनाना होता है तो हम किसी चीज का यूज करते हैं, जो भी उसके अंदर हमारे काम आएंगी चीजें उसे कहते हैं टूल। चाहे वो हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, जिससे काट रहे थे, पॉलीमरेज एंजाइम जिससे रेप्लिकेशन करा रहे थे फिर हम होस्ट के अंदर, लाइगेज जिससे हमारा जो वेक्टर है वो और जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ में जुड़ रहे थे, गम का काम कर रहा था, दुख वाला गम नहीं, ग्लू। एंड वेक्टर्स, वेक्टर्स कौन? जिनके अंदर आप डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करा रहे हो। और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब ये बन जाएगा,
इसको होस्ट की बॉडी में एंटर करा दो। इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं धीरे-धीरे करके। सबसे पहले आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हो। 2 तरह के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है? एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, ये समझ लो सीक्वेंसेस के बीच में कट लगाएगा। इसे कहेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज क्या करेगा, ये सीक्वेंस के एंड्स पे कट लगाता है। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इन 1963 में 2 ऐसे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में 2 ऐसे एंजाइम आइसोलेट किए गए जो कि ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज, जो कि एक बैक्टीरिया किलिंग वायरस है, उसकी ग्रोथ को रोका जा रहा था। जब उन्हें आइसोलेट किया गया तो ये देखा गया कि एक तो ग्रोथ को ऐसे रोक रहा है कि वो डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा है, और दूसरा जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, डीएनए को ही कट कर दे रहा है। और जो ये कट कर रहा था ना, इसी को बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक रहा है ये। The first restriction endonuclease HIND2, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस पता किया गया था वो था HIND2। ये हमेशा कट करता था डीएनए के मॉलिक्यूल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे अगर इसका पॉइंट है, इसी पॉइंट पे कट करेगा, और इस पॉइंट को कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है? ये बेसिकली 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता था इसका। 6 बेस पेयर का क्या होता था, रिकॉग्नाइजिंग वाला सीक्वेंस होता था, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता था, और ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को ही हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 3। क्लियर? बिसाइड हिंद 3 के अलावा जो आपके आज के टाइम में कई ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, टोटल इसके अंदर 900 लिखे हैं, बट अब काफी ज्यादा हमें पता है, जो कि आइसोलेट किए गए 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सबके अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अगर आपने एक सीक्वेंस लिया और अगर उसके सीक्वेंस आपके रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसके लिए अगर वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है, तो वो वहीं पे वही एंजाइम काम करेगा। ठीक है? द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट। अब कैसे नाम रखते हो, सोच रहे होगे हिंड 3 क्या नाम है। एक होता है बैम H1। बैम H1 कैसे नाम कैसे रखे जाते हैं, ये आप ये समझो कि पहले जो लेटर होते हैं वो जीनस के नाम से आते हैं, और सेकंड के 2 लेटर्स जो होते हैं वो आते हैं फ्रॉम द स्पीशीज। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि वहीं से आइसोलेट किए जाते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो इको R1 है वो एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर इको R1 एक आपका एग्जाम्पल है जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि ई पहला लेटर, को यानी कि स्पीशीज के 2 लेटर, आर मतलब डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, और 1 मतलब जो रोमन नंबर में ये जो 1 दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि किस ऑर्डर में इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे बैम H1 होता है, हिंड 3 भी होता है, तो किस ऑर्डर में किया गया वो आपका रोमन नंबर बताता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, एंजाइम, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वही जो मैंने आपको बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। ये है एंड से एक्सोन्यूक्लियस, यहां से डीएनए के बेस पेयर्स को, न्यूक्लियोटाइड्स को अलग कर देगा, कट कर देगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है विद इन द डीएनए। समझ लो यहां कट करेगा, डीएनए के अंदर, एंड्स पे नहीं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि किसी भी लेंथ पे आपने कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर लिया। एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की लेंथ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का या एक्सोन्यूक्लियस का सिलेक्शन करते हैं। और जैसे ही हमें एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता चल जाता है, मेरा डीएनए सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस मुझे पता चल गया कि मेरा डिजायर्ड सीक्वेंस ही है, पूरा काम का नहीं है, सिर्फ ये काम का है, तो मुझे अब समझ में आ गया कि मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये होना चाहिए। अब क्या करेंगे,
it will bind to the DNA and cut each of the two strands of double helix at specific point in their sugar phosphate backbone. क्या कहना चाह रहा है कि जब आपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता कर लिया तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और वो स्पेसिफिक पार्ट पे कट लगाएगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा और डबल स्ट्रैंडेड जो आपका डबल हेलिक्स जो आपका डीएनए है दोनों स्ट्रैंड्स को उसके कट करेगा। कैसे? अगर ऐसे है तो पहले इसको कट करेगा, देन यहाँ दूसरे स्ट्रैंड को कट करेगा, बट दोनों को कट करेगा। ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक palindromic nucleotide sequence. What is palindromic nucleotide sequence? These are group of letter that form the same word when read both forward and backward. जैसे कि मलयालम, अगर आप मलयालम को पढ़ो तो आप अगर फॉरवर्ड पढ़ोगे तो भी मलयालम पढ़ने में आ रहा है और अगर आप बैकवर्ड पढ़ोगे तो भी मलयालम पढ़ने में आ रहा है। देखो MALAYALAM मलयालम, MALAYALAM मलयालम। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर GAATTC ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, अगर एक स्ट्रैंड पे ये है तो दूसरे स्ट्रैंड पे आपका होगा CTTAAG 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, फिर आप इसको यहां से पढ़ो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों सिचुएशन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, ब्लेस यू। देन हमारा आएगा एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ द डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। देखो ये रहा, जिसको हम ये कहेंगे कि पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस होता है बेस पेयर का जो कि सेम होता है दोनों स्ट्रैंड पे। मतलब अगर आप इस स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो और इस पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो, सेम सीक्वेंस आएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? एक सेकेंड बच्चों, तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जो बेस पेयर्स हैं दोनों स्ट्रैंड्स के, वो कुछ इस तरह से सेट होते हैं कि जब आप उसको रीड करोगे तो वो सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम भी GAATTC और 5 प्राइम से 3 प्राइम इस वाली डायरेक्शन में भी GAATTC, सेम, इसी को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। मतलब जो पैलिंड्रोम साइट का जो सेंटर होता है ना, उससे थोड़ा दूर जाकर ये कट करता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। समझ लो GAATTC और CTTAAG, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो वो कुछ इस तरह कट करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग आ जाएगा, ये वाला पार्ट अलग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हो जाता है। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे कट कर देता है जिसकी वजह से एक एंड पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बेस पेयर आपका पेयरिंग के बजाय सिंगल रह जाएगा। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस आपको देखने को मिलेंगे दैट आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। अब आप इसमें देखो, यहां समझ में आएगा आपको कैसे। ये आपका वेक्टर डीएनए है जो इस तरह से है, ये आपका फॉरेन डीएनए जो आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 का यूज किया, ये कट करेगा डीएनए को बिटवीन द बेसिस G एंड A। ठीक है, इसने कैसे, यहां कट लगाया G और A के बीच में और यहां भी सेम यही कट लगाया, लगा दिया कट। अब देखो इस वाले में भी सेम होगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो सेम कट लगाएगा, कट लगा दिए। ये देखो इसके अंदर ओवरहैंग मिल गए, इसके अंदर ओवरहैंग मिल गए, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड रह गए, बेस पेयर में नहीं है। अब हमारा जो लाइगेज एंजाइम है वो आकर के इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। तो ये जो हमारे एंड्स बन गए ना, ये बन गए स्टिकी एंड्स, मतलब एक मैग्नेट की तरह, है ना, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। TTAA AATT,
ठीक है? तो जब लाइगेज एंजाइम आएगा तो इससे हमारे ये जॉइन कर जाएँगे और ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया स्टिकी एंड कौन से हैं? ये आपके स्टिकी एंड्स हैं। क्लियर? Now, these are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये इस तरह से बनते हैं ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएं। किसके बीच में? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है? नाउ दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो ये आप देख रहे हो स्टिकीनेस, स्टिकीनेस ऐसे नहीं चिपचिपे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और उस बॉन्ड की वजह से डीएनए लाइगेज का काम भी आसान हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different source of genome. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जिसके अंदर आपका डीएनए मिलता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जीनोम से, अलग अलग सोर्सेस से। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है उसके अंदर सेम टाइप के स्टिकी एंड्स मिलते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम एंड टू एंड यूजिंग द डीएनए लाइगेज। ठीक है? जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। समझ लो, ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये आपका वेक्टर है। आपने क्या किया, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट कट किया। अब देखो, ये सेम आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। उतना ही कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर आपने इसको एक से कर लिया, इसको दूसरे से कर लिया, तो हो सकता है इसका कट छोटा होगा और इसमें जगह ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सेम से करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, यानी कि जॉइन कर देंगे लाइगेज की मदद से। देखो, अब ये जॉइन हो गए, क्या बन गया ये रहा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये रहा आपका वेक्टर। ये अब कहलाएगा टोटल पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसको आपने रिकॉम्बिनेंट को आपने अपने बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए या हमारे प्लाज्मिड के अंदर जो वेक्टर के अंदर हम डीएनए इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम ई कोलाई यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? जब ये सेल डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है इसका डीएनए और ये सेल भी डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है? ये डिवाइड होने पे एक पोर्शन यहाँ, एक पोर्शन यहाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इसके पास भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इसके पास भी? पहले सिर्फ एक के पास था। तो ऐसे प्रोजेनी बाय प्रोजेनी ये आगे बढ़ता जाता है और इससे हमें पता चलता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से हम हमारे डिज़ायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं और उसको लार्ज क्वांटिटी में डेवलप कर सकते हैं। You may have realized that normally, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. मतलब अगर आपने सेम वेक्टर से, सॉरी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक वेक्टर को और डीएनए को कट नहीं किया, तो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उतने ही बेस पेयर कट होते हैं सेम जगह पे, उनका एक सीक्वेंस होता है। अब सेकंड स्टेप है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट मतलब कटिंग करना डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसकी वजह से आपके फ्रेगमेंट बन गए। और फ्रेगमेंट बनने के बाद द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इन फ्रेगमेंट्स को आप अलग कर सकते हो उनके साइज के बेसिस पे, है ना? क्लियर क्लियर हुई चीज? साइज के बेस पे आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और क्यों नेगेटिवली चार्ज होते हैं बहुत बार पूछा जाता है। फॉस्फेट की मदद से, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। मीडियम आपका जेल है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया है। यहां से एक सेकेंड, यहां से रन करना स्टार्ट करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जहां पर उनका साइज लाई कर रहा होगा वहां पर
जो सबसे आगे निकल जाएंगे सबसे छोटे, जो सबसे पीछे रहेंगे सबसे ज्यादा उनका साइज है। ठीक है। नाउ द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। ये जेल है, जेल के अंदर सीविंग इफेक्ट आता है। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है, बताओ, सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब वो उसमें से छट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छट जाएंगे। राइट। नाउ हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, जितना ज्यादा स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है ना, मोटे लोग भागते हैं पीछे रह जाते हैं, पतले लोग जल्दी भाग जाते हैं। सेम सिचुएशन, जो स्मॉलर वाले होंगे वो ज्यादा दूर पहुंच जाएंगे और जो बड़े वाले होंगे वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। देखो, ये बड़े हैं तो ये ज्यादा दूर मूव नहीं कर पाए, ये छोटे हैं तो ये ज्यादा दूर मूव कर गए फ्रैगमेंट। और ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज मिला हुआ है। इस वेल में आपने अपना डीएनए को लोड किया हुआ था, सैंपल को। क्लियर। और ये जो बैंड्स आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं डीएनए के बैंड्स। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। आप इन ये जो फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हो ना, इनको आप सिर्फ तब देख सकते हो जब आपने स्टेन किया हो डीएनए को बाय द इथीडियम ब्रोमाइड डाई। ठीक है। जब आप सैंपल बनाते हो एपेंडोफ के अंदर, आप जब डीएनए डालते हो तो साथ में आपको इथीडियम ब्रोमाइड भी डालना होगा, क्योंकि उस इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से ही आप जेल के ऊपर अपने बैंड्स देख सकते हो, वरना बैंड्स नहीं दिखेंगे। और वो भी कब देखोगे? जब इस जेल को आप यूवी से एक्सपोज करते हो। ठीक है। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग के बिना आप विजिबल लाइट में या यूवी में भी नहीं देख सकते अपने प्योर डीएनए को। उसके लिए आपको उन्हें स्टेन करना होगा, एक कलर देना होगा। ग्राम स्टेनिंग पड़ी है ना, कलर देते हैं हम, स्टेन देते हैं उसको। ठीक है। यू कैन सी, अब क्या स्टेन की वजह से हमें यूवी में क्या दिखेगा? ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। क्लियर। एक जेल है, उस जेल के अंदर मैंने लोड किया डीएनए को। ठीक है। जो सैंपल मैंने बनाया उस सैंपल के अंदर मैंने इथीडियम ब्रोमाइड डाला था। क्लियर। उसके बाद जब मैंने इसको, ये रन कर गया, ये मुझे नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे। जब मैंने इस पर्टिकुलर जेल को यूवी के अंदर देखा तो मुझे ये बैंड्स दिखे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्टेन्ड है। और स्टेन्ड किससे है? इथीडियम ब्रोमाइड से है। तो उसकी वजह से मुझे ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। यही यहाँ पर दिखाया हुआ है। नाउ द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट। अब ये आ गए, मुझे सबका साइज पता चल गया। सारे जो डीएनए के बैंड्स हैं उसका मुझे सारे फ्रेगमेंट्स का साइज पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी? इन बैंड्स को कट कर लूंगी। कट कर लिया मैंने, जेल में से समझ लो जेल का टुकड़ा तोड़ लिया। इस पार्ट को, इस स्टेप को कहते हैं इल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग recombinant डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। अब आप वही करोगे जो शुरू से करते आए हो। आपको आपका डिजायर्ड वाला डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया, साइज पता है, सब कुछ पता है उसके बारे में। अब इसे फिर वेक्टर के अंदर डाल दो, इसकी क्लोनिंग करा दो। समझ में आया? समझ में आया? इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। समझ लो ये आपका सैंपल है। ठीक है। समझ लो आपका ब्लड सैंपल है। इस ब्लड सैंपल से आप क्या करोगे? ये समझ लो आपका डीएनए है। ठीक है। ये है हमारा डीएनए जिसको एक्सट्रैक्ट किया है ब्लड सेल में से। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद इसको हम ना चेंज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा कलर हमें ये कम दिखेगा। फिर मैंने इसको तोड़ दिया। हम तोड़ते या काटते किसकी मदद से? थर्ड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। हमने फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा? मैं क्या करूंगी? यहां पर द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। ये वेल्स है मेरे। इन वेल्स में क्या होगा? बैंड्स अलग अलग हो जाएंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। हो गए? क्लियर। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन मेरा जो ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जिसमें बैंड के पैटर्न को
एक मेम्ब्रेन के ऊपर मैं ट्रांसफर करती हूँ। किस पे ट्रांसफर करती हूँ? मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करूंगी। कैसे? इसमें से मैं इस बैंड वाले पोर्शन को ऐसे कट कर लूंगी। कट करने के बाद नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जब मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगी, समझ लो इस तरह से मैंने रख दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। समझ में आया? उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग के बाद क्या होगा? मैं रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब भी डालूंगी, जो कि हाइब्रिडाइज हो जाएंगे मेरे इस, क्योंकि मेरे को इसका सीक्वेंस पता है ना, या आप कह दो मेरे को इसका साइज पता है। तो जब मैं यहाँ सिक्स्थ रेडियो एक्टिव प्रोब डालूंगी डीएनए के, तो वो जाकर के बाइंड कर जाएंगे किसके साथ? डीएनए के सीक्वेंस के साथ, जो यहाँ पर कट किए हुए पोर्शन में है, मेम्ब्रेन पे है ना। एक्सेस में जो होगा मेरा प्रोब होगा, उसको वॉश ऑफ कर दूंगी। देन इस स्टेज पे मैं रेडियो एक्टिवली प्रोब को बाउंड करता हुआ देख पाऊंगी। ठीक है? और विजुअलाइज करने के लिए ये था, विजुअलाइज करने के लिए मुझे उसे एक्स रे फिल्म पे देखना होगा। ठीक है? मेम्ब्रेन के साथ साथ मैं एक एक्सरे फिल्म डाल दूंगी, ताकि मुझे उसका पैटर्न डिटेक्ट हो जाए। और लास्ट में बिल्कुल 10th नंबर पे मैं क्या करूंगी बताओ? एक्सरे फिल्म को विजिबल कराऊंगी बैंड्स के साथ, which is now known as DNA फिंगरप्रिंट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बट दिस इज नथिंग बट ये एक टॉपिक है। सेपरेट कैसे किया, सेपरेशन, एंड देन आइसोलेट कैसे किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक सेपरेट हो गया था, देन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई है ना? चलो अब हम बात करेंगे वेक्टर कौन से होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी, प्लाज्मिड के अंदर भी और बैक्टीरियोफाज के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली, है ना, जो क्रोमोसोमल डीएनए है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, खुद अपने आप को रेप्लिकेट करा सकते हैं। बैक्टीरियोफाज क्यों करा सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, एक सेल में ज्यादा मिलेंगे वो, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर, जितना ज्यादा कॉपी नंबर उतना ज्यादा रेप्लिकेशन करने के चांसेस विद इन द बैक्टीरियल सेल। कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक या दो ही कॉपीज होती है पर सेल, बल्कि कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं जिनके अंदर 15 से 100 प्लाज्मिड आपको मिल जाएंगे पर सेल में। इनका नंबर इससे भी हायर जा सकता है इफ यू आर एबल टू लिंक एन एलियन, यानी कि फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को अगर हम लिंक कर दें बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड, यानी कि जितने नंबर वो है उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉपी नंबर जितना है उससे। ठीक है? वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है? फॉरेन डीएनए के साथ इजीली लिंक कराया जा सके, इस तरह से आज के टाइम में वेक्टर्स को बनाया जा रहा है। एंड देन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट बन गए हैं, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गई है, उसको सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। सबसे पहली चीज, कुछ फीचर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। वो क्या है? वेक्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर्स है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओराई कहते हैं। ये वो सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब आप उसको किसी सीक्वेंस के साथ लिंक करते हो तो वो यहीं पे आके ऐड होता है। फॉरेन डीएनए इसी पोर्शन में, वेक्टर के यहीं पर, जो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहीं पर आप उसको लाइगेट कराते हो, है ना। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। रेप्लिकेशन का जो सीक्वेंस है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही रिस्पांसिबल होता है कितने कॉपी नंबर मिलेंगे उस डीएनए के। सो अगर आपको रिकवर करने हैं बहुत सारे कॉपीज एक डीएनए से, तो उसको आपको क्लोन कराना होगा इन अ वेक्टर जिसका ओरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर को। ठीक है? ऐसे को ढूंढना होगा जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर बना पा रहा हो। नेक्स्ट, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब, जैसे मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन, येलो, अलग अलग किया हुआ है। इससे जो बाकी की नॉर्मल लाइंस है उससे ये लाइन अलग हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गई। वैसे ही सिलेक्टेबल मार्कर
हेल्प करते हैं ये बताने में कि कौन से सेल क्लोन हुए हैं, कौन से रिकॉम्बिनेंट हैं और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं जो कि मॉडिफाई नहीं हुए हैं। ठीक है, द वेक्टर रिक्वायर सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। यानी कि पहचानना कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, और कौन है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उनकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आखिर क्या है? जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पीस ऑफ डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन अ होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट के बैक्टीरिया में क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड देन उसके बाद यू विल स्टडी, इसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, इनको सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। समझ लो ये है प्लाज्मिड, इसके अंदर मैंने अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। उसके बाद ये है एम्पिसिलिन, ये है टेट्रासाइक्लिन, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था आपका। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे मैंने इसको डाल दिया। अब क्या होगा? जो आगे आने वाले सेल्स, अब ये मान लो कि मैंने अपना जो नया वाला जीन है वो मैंने इस एम्पिसिलिन वाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जहां पे मेरे प्रेजेंट थे, मैंने इसको कट किया और यहाँ मेरा नया वाला जीन इंट्रोड्यूस कराया। इसका मतलब अब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन वाले पूरे नहीं है, तो ये एम्पिसिलिन से ससेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एम्पिसिलिन से ससेप्टेबल हो जाएगा। तो जब मैं इसको एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो कराऊंगी तो ये ग्रो नहीं होगा। लेकिन जो ग्रो कर जाएगा, जो ग्रो कर जाएगा उसका मतलब वो मेरा ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है, और जो ग्रो नहीं करेगा मतलब सही जगह पर जाकर मेरा जीन इंसर्ट हुआ है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। समझ में आई ये वाली चीज? समझ में आया? बताओ। तो समझ में आया कि किस तरह से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं ये जानने में कि आखिर मेरा जीन सही जगह इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। लेकिन जो हम इकोलाई जिनके अंदर हम डिजायर्ड जीन डालते हैं वो इकोलाई इनके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट है हमारी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है? दे आर रिकॉग्निशन साइट जो कि किसी भी वेक्टर में प्रेजेंट होंगी। क्यों? ताकि हम एक फॉरेन डीएनए को एंटर करा सके हमारे वेक्टर के अंदर। इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब ये देखो, ये क्लोनिंग साइट है, ये बैम एच वन के लिए है। बैम एच वन यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेगा। साल 1 यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेगा। पीवीयू सेकेंड यहाँ रेस्ट्रिक्ट करेगा। पीएसटी 1 यहाँ, पीवीयू 1 यहाँ, इको। अब ये देखो, CLA 1 और हिंड 3 यहाँ पर, इको R1 यहाँ पर, ये सब क्या है? दीज आर रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर एक से, समझ लो ये मेरा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हिंड 3 के लिए साइट है, यहाँ पर बैम एच 1 के लिए, यहाँ पर साल 1 के लिए, यहाँ पर पीवीयू 1 के लिए। तो सारे एंजाइम जब मैं यहाँ पर एंटर कराऊंगी तो मेरा ये भी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, तो ये ऐसे 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 और ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए ना। यही ये कह रहा है कि इसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, आपके सेवरल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। इसीलिए द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड, यानी कि फॉरेन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इन दोनों के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, हम वहीं पर मोस्टली हमारे जो जीन होते हैं, डिजायर्ड जीन होते हैं, उनको एंटर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट, आप ऐड कर सकते हो फॉरेन डीएनए को एट द बैम एच 1 साइट। ये जो देखो टेट्रासाइक्लिन की बैम एच 1 साइट है यहाँ पर, है ना, रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR 322।
द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन, जो मैंने आपको पीछे समझाया कि जब हम किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पे या जीन पे हम कट लगाते हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसकी वो एबिलिटी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस की वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया फॉरेन डीएनए को। बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसे? कि जो ग्रो कर जाएंगे, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बने हैं क्योंकि उनकी टेट्रासाइक्लिन वाली साइट में मेरा जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ है, और जो नहीं ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब वो सही इंसर्ट हो गया है ना? नाउ द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन। अब देखो मैं यहाँ आपको इसकी तरह बताती हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम डायग्राम के तौर पे पढ़ेंगे। ये है मेरी प्लेट, पेट्री डिश, ये भी ठीक है। इसमें मैंने एम्पिसिलिन रखा हुआ है और इसमें मैंने टेट्रासाइक्लिन रखा हुआ है। टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है, ठीक है, इसमें एम्पिसिलिन का मीडियम है। क्लियर? ये है मेरे, एक सेकेंड, ये है वो जीन जिसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। ये है वो जीन जिसके पास एम्पिसिलिन की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना डिजायर्ड जीन एंटर करा दिया, ठीक है, लाइगेट करा दिया। अब जब मैं इन दोनों को ही होस्ट के अंदर डाल के मैं यहाँ पर ग्रो कराऊंगी इस मीडियम में, तो मेरा जो ये वाला जीन है वो यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला ग्रो करेगा, है ना? मैं रेड से बनाना चाहती हूँ, येलो है लेकिन आप रेड मान लो इसको। तो क्या कहना चाह रही हूँ, और सेम टेट्रासाइक्लिन में दोनों ही ग्रो करेंगे, टेट्रासाइक्लिन में दोनों ही ग्रो करेंगे। तो अगर मेरे पास पहले ग्रोथ ऐसे आ रही थी और अब मेरे पास ग्रोथ, अब मेरे, एक सेकेंड, अब अगर मेरे पास, एक मिनट, अब अगर पहले मेरे पास ग्रोथ ऐसे आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब जब मैंने रिकॉम्बिनेंट बना के डाल दिए हैं, रेस्ट्रिक्शन जो हमारा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, वहां पर हमने जीन एंटर करा दिया है, तो अब मेरी ग्रोथ ऐसे आ रही है। इसका मतलब ये और ये, इन तीनों में मेरा जीन इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, और अब वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहा है। समझ गए? वही सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। Selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure। यानी कि रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना कैसे, कि भाई वो एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी थी उनकी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी अब वो खत्म हो चुकी है। इस बेसिस पे अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, दो प्लेट्स को सिलेक्ट करना, ये सब तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है। इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स को हम लेकर के आए हैं, डेवलप किया है, विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट जो हमारे बने हैं उनको फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी पे टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। यानी कि ऐसा सबस्ट्रेट दे दो जिसकी प्रेजेंस में वो ग्लो करे और अलग कलर प्रोवाइड करे। जिसने एक कलर दिया है ना, वो हम डिनोट कर देते हैं कि जिसने ब्लू कलर दिया वो ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसका व्हाइट आया वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, इस तरह से, है ना। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमने उसको इंसर्ट किया विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम है, ये कोडिंग सीक्वेंस एंजाइम का यहाँ है, जो कि एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसको, जो ये सीक्वेंस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का है, लेकिन मैंने इस सीक्वेंस के बीच में मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया। अब जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दैट द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। अब ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा क्योंकि जीन के बीच में मैंने अपना डीएनए डाल दिया रिकॉम्बिनेंट वाला। तो इसको कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब कुछ इंसर्ट किया जिसकी वजह से जो काम पहले हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनी। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर की कॉलोनीज आती हैं अगर जो प्लाज्मिड है इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर वो एज इट इज है, कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन अगर जो कॉलोनीज हैं, the presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase gene, और जो कॉलोनीज हैं वो कोई कलर ही प्रोड्यूस नहीं करेंगी। मतलब ये
जिसमें एंजाइम नहीं बनेगा। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कौन-सी है, यानी कि जिसके अंदर इंसर्शन हुई है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन-सी है। ठीक है? नेक्स्ट, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में कौन से वेक्टर्स का यूज किया जा रहा है। यू मे बी सरप्राइज्ड, आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा ये जानकर दैट व्हाट वी हैव लर्नड द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू plant and animal from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. यानी कि ऐसा हो चुका है कि यूकेरियोट्स को भी इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया जा चुका है कि भाई जो प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया कर रहा है वो तुम भी करोगे। ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये क्या है? एक ऐसा पैथोजन है, कई डाइकॉट प्लांट के ऊपर आपको मिलेगा, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट विच इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। क्या कहते हैं? टीडीएनए। ये अपना टीडीएनए ट्रांसफर कर देता है नॉर्मल प्लांट के सेल में, और फिर वो नॉर्मल प्लांट का सेल बन जाता है ट्यूमर सेल। क्या बन जाता है? ट्यूमर सेल। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। फिर ये ट्यूमर सेल क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? पैथोजन के लिए क्या बनाएंगे? केमिकल बनाएंगे। ठीक है? एक नॉर्मल सेल था, उसमें इस पर्टिकुलर पैथोजन ने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ने टीडीएनए डाला। टीडीएनए डालने की वजह से क्या बन गया? ये एक सेकेंड, टीडीएनए डालने की वजह से ये क्या बन गया? आपका ट्यूमर बन गया। अब ये ट्यूमर के सेल, नॉर्मल सेल से ट्यूमर सेल बन चुके हैं। अब ये ट्यूमर के सेल क्या करेंगे? पैथोजन के लिए केमिकल को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? पैथोजन के लिए केमिकल को बनाएंगे। क्लियर? सिमिलरली जो रेट्रोवायरस है एनिमल में, उनके पास भी एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में। ठीक है? समझ में आया? तो अब अगर आप इसको बेटरली समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, फिर से आगे, हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। हमने कहा कि भाई जब वो इस सेल को ट्यूमर सेल बना रहा है, कैसे बना रहा है? यानी कि वो सेल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। हमने कहा हम इसे ट्यूमर नहीं करने देंगे, हम इसकी इस टेक्निक का अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, उसे एक क्लोनिंग वेक्टर बनाएंगे कि भाई वो अब पैथोजेनिक ना रहे प्लांट के लिए, बल्कि प्लांट के मैकेनिज्म को यूज करके वो जीन बनाए जिनकी हमें जरूरत है, और उन जीन से हम वैरायटी ऑफ प्लांट बना सके। सिमिलरली रेट्रोवायरस को भी अब इस तरह से यूज किया जाता है कि वो हमारे जीन, एक जीन दूसरे प्लांट में पहुंचा सकते हैं, और उससे हमारे सेल, एनिमल सेल्स के अंदर जाएंगे। सो जैसे ही एक जीन या डीएनए का फ्रेगमेंट लाइगेट होता है आपके वेक्टर के अंदर, वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल, जहां पर भी उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? समझ लो, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो कि एक पैथोजन था, ये टीडीएनए को नॉर्मल सेल में डाल रहा था, उसकी वजह से वो नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल बन रहा था। सेम विद रेट्रोवायरस, कैंसरस सेल बन रहा था। हमने क्या किया कि अब इसको पैथोजेनिक नहीं रहने दिया। कैसे? हमने इसकी रेप्लिकेट करने की जो क्षमता है, हमने इसको, इसके अंदर इसके जो पैथोजेनिक जीन थे वो निकालकर इसके अंदर डिजायरेबल जीन डाल दिए। तो अब जब ये प्लांट के अंदर जाके इन्फेक्शन कर रहा था, तो इन्फेक्शन ना करके ये उसके अंदर ये जीन एंटर करा रहा है, और प्लांट अपनी मशीनरी के थ्रू इन जीन की कॉलोनीज बनाए, कॉलोनीज बोल रही हूँ, क्लोनिंग कराएगा, रेप्लिकेशन कराएगा। समझ में आया? ऐसे आपको वो जीन मिलेंगे जो कि डिजायर्ड है। राइट? अब कॉम्पिटेंट होस्ट, अब ऐसा नहीं है कि ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है, और इसको किसी भी होस्ट में डाल दिया, इसमें किसी में भी नहीं। कॉम्पिटेंट होस्ट होना जरूरी है ताकि एक नॉर्मल डीएनए रिकॉम्बिनेंट बन सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, हम बैक्टीरिया को फोर्स कैसे करें कि भाई जो हमारा प्लाज्मिड है वो उसे ले ले,
है ना? उसको फोर्स हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है, दे मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। बैक्टीरियल सेल को पहले ऐसा बना दो कि वो डीएनए को आसानी से ले ले। जब डीएनए को ले लेगी तो जाहिर सी बात है प्लाज्मिड जो हमारा वेक्टर है वो भी उसके अंदर ट्रीट हो जाएगा। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम से, ठीक है? कैल्शियम का हम यूज करते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया में थ्रू द पोर्स ऑफ इट्स सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पहले एंटर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब हमने कैल्शियम का यूज किया तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके पोर्स थोड़े बड़े हुए, जिसकी वजह से डीएनए इजीली एफिशिएंटली उसके अंदर एंटर कर जाता है, सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाता है, राइट? नाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। मतलब पोर्स बड़े हुए, उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया और फिर उसके बाद उसको हमने आइस पर रखकर क्या किया, एकदम से हीट शॉक दिया। हमने क्या किया, पहले ठंडा किया बिल्कुल आइस की प्रेजेंस में, और देन हीट शॉक, हीट शॉक देन आइस। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है इट कैन टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? हीट शॉक मेथड भी कहते हैं, पहले आइस देन हीट शॉक देन आइस, ताकि आइस की वजह से यहाँ पर हुआ, हीट की वजह से थोड़े इनके पोर खुले, हमारा डीएनए अंदर गया, फिर आइस के ऊपर रख दिया, पोर बंद हो गए, श्रिंक हो गए। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। सिर्फ यही तरीका नहीं है, होस्ट सेल के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। एक और मेथड है जिसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है उस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। एक और मेथड है जो कि प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सेल को, जैसे बोलते हैं ना बॉम्बार्ड करना, गोलियों की बरसात करना, उस तरह से बॉम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, है ना? वो जो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं ना, वो बेसिकली उनके ऊपर लगा होता है डीएनए, दे आर कोटेड विद डीएनए। और जब आप उसको हाई वेलोसिटी से गन की तरह उस प्लांट के अंदर मारते हो ना, तो क्या होता है, डीएनए आपका उसके अंदर एंटर कर जाता है। इसको कहते हैं मेथड को बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। एंड द लास्ट मेथड विच यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, ऐसे पैथोजन का यूज करना जो कि अब पैथोजेनिक है ही नहीं, उसको वेक्टर, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वाला है ना, उसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, उसको अलाउ किया जाता है ताकि वो इन्फेक्ट करे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस होस्ट के अंदर छोड़े। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमें टूल्स सारे पता चल गए हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए। क्लियर? अब तक समझ में आया? सारे टूल्स क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे द प्रोसेसेस ऑफ recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence, जैसे कि isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragment, वो DNA fragment लेना जो आपको चाहिए, लाइगेशन कराना, जुड़वाना डीएनए को वेक्टर के अंदर, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, ठीक है, बड़े स्केल पे मीडियम के अंदर उस पर्टिकुलर डीएनए के होस्ट सेल को क्या करना, ग्रो करवाना, कल्चर बनाना, और जब हम उससे एक प्रोडक्ट बन जाए तो उसे बाहर निकाल लेना, विच इज एक्सट्रैक्शन। हर एक स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करना, ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको याद रहने चाहिए। वो स्टेप कुछ ये हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा कहता है, एक सेकेंड, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए by restriction endonuclease, then isolation of
डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, आइसोलेट करना जो भी फ्रेगमेंट आपको चाहिए। उसके बाद उसको लाइगेट कराना, यानी कि लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ये आप लिख सकते हो साइड में। फिफ्थ है हमारा ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब बन गया जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो होस्ट में तो डालना पड़ेगा ना रेप्लिकेट कराने के लिए। उसके बाद उस होस्ट को कल्चर करो, कल्चरिंग होस्ट सेल ऑन मीडियम, मीडियम पे कल्चर करो। देन जब आपका मीडियम में इनफ आपका प्रोडक्ट बन जाए तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्सट्रैक्शन, और लास्ट में उसे मार्केट में डाल दो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्लियर है? नाउ द आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये हम पढ़ चुके। जेनेटिक मटेरियल को कैसे हम आइसोलेट करेंगे? रिकॉल दैट द न्यूक्लिक एसिड, एक सेकेंड, जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, है ना, सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, कुछ में आरएनए भी मिलता है, और उस डीएनए को कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद होती है। इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम एनी अदर मैक्रोमोलिक्यूल, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास नहीं होना चाहिए। सिंस डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हमें उस सेल को भी ब्रेक करना होगा ताकि डीएनए उसमें से बाहर निकले, है ना, और आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इन सबको भी खत्म करना होता है ताकि सिर्फ डीएनए मिले। इसको हम कर सकते हैं बाय डूइंग अ ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल सेल पे, प्लांट सेल पे या एनिमल टिश्यू पे। कैसे? बाय यूजिंग एंजाइम। अगर बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम, अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज, और फंगस है तो हमारा, एक सेकेंड, अगर फंगस है तो काइटिनेज। ये तीनों ही एंजाइम इन तीनों के सेल वॉल पे असर करते हैं। बैक्टीरिया लाइसोजाइम यूज करोगे सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, प्लांट सेल सेलुलोज की होती है तो सेल्यूलेज एंजाइम, फंगस काइटिन की होती है तो काइटिनेज, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम जो सेल वॉल है उसको ब्रीच करके डीएनए को अंदर एंटर करा सकते हैं। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। अब क्या होगा कि आरएनए को भी रिमूव करना होगा, तो आरएनए को रिमूव कर सकते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लियेज। और जो प्रोटीन है, क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए चाहिए प्योर फॉर्म में, तो प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज करते हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा देगा। क्लियर है यहाँ पर? नाउ दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। आप ये देखो, यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये क्या है, आप इसमें से रिमूव कर रहे हो किसको, प्रोटीन और आरएनए को, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? अब हम चलेंगे आगे। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, अगर हमें डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर सकते हैं। नाउ द प्योरिफाइड डीएनए, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग अ प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल। प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं बताओ? कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होती है, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कराने के बाद एक डीएनए के छोटे 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 फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं हमें। उन फ्रेगमेंट्स का साइज पता करने के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो मूव कर जाता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। जो वेक्टर का डीएनए है उसके साथ भी यही सेम प्रोसेस होगा। आइसोलेट करने के बाद उसके फ्रेगमेंट्स बनवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए, अब जॉइन कराओ उसको। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कटआउट वाला जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए, एंड जो वेक्टर वाला पार्ट है उनको लाइगेज की मदद से ऐड, कुछ नहीं है, सिंपल था जो मैं आपको अब तक बता रही थी। ये वेक्टर को कट किया सेम उससे, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करा है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, लाइगेज एंजाइम। इसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद
इसकी क्लोनिंग ना करा के अगर मैं इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनवाना चाहती हूँ, मैं किसी सेल के अंदर नहीं डाल रही इसको, मैं इसकी कॉपीज़ बनवाना चाहती हूँ, वो कैसे बनेगी? वो बनेगी बाय एम्प्लीफिकेशन, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज़, 1000 नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना। द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। जो आपकी पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन है, इट स्टैंड्स फॉर पीसीआर, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। और ये किसने दी थी? कैरिस म्यूलिस ने। किसने दी थी? इट वाज़ गिवन बाय कैरिस म्यूलिस। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर? अब क्या होगा? इस टेक्निक के अंदर 3 मेन स्टेप हैं, ठीक है? इस टेक्निक के अंदर 3 मेन स्टेप हैं। वो स्टेप कौन से हैं आपके? सबसे पहले आपका हो गया डीनैचुरेशन, देन हो गया आपका प्राइमर एनीलिंग, देन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। क्लियर? द सेट ऑफ प्राइमर, जो छोटे-छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज़, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है आपको पीसीआर करवाने के लिए। समझ लो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? यहाँ पर भी जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला ये आपने ले लिया, सेपरेटेड है। आप यहाँ पर प्राइमर लगाओगे एक स्टार्टर, जैसे आप इनोकुलम देते हो ना किसी भी कल्चर को ग्रो करने के लिए, दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा-सा दही ही तो डालते हो, है ना? वैसे ही यहाँ पर आपका प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के छोटे से सीक्वेंस है, जिनको रीड करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज़। आकर के जब डीएनए पॉलीमरेज़ इनको रीड करेगा, तो आगे-आगे इस पर बाइंड करके रीड करता हुआ आगे ये स्ट्रैंड बना देगा। सेम यहाँ पर भी स्ट्रैंड बना देगा। अब ये अलग बन गया, ये अलग, यानी कि 2 से अब ये 4 हो चुके हैं। 4 स्ट्रैंड का मतलब 2 आपके डीएनए, करेक्ट? ऐसे ही फिर आगे ये वापस सेपरेट होंगे, फिर प्राइमर लगेंगे, ऐसे करके आपकी पीसीआर चलती है। देखो, कुछ ऐसे। ये है डीनैचुरेशन किया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट यानी कि कैसे? हीट प्रोवाइड करके सेपरेट कर दिया। उसके बाद आप एनीलिंग, एनीलिंग का मतलब जोड़ना, किसको? प्राइमर को। ये देखो एक एंड पे, ये दूसरे एंड पे जोड़ दिए। अब इन्हें डीएनए पॉलीमरेज़, मोस्ट प्रोबेबली टैग पॉलीमरेज़ क्या करता है? इसको रीड करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ इसको रीड करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये प्राइमर एक्सटेंड हो रहा है ना? इसको रीड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज़ एक स्ट्रैंड बना देगा, जिसको हमने एक्सटेंशन स्टेप का नाम दे दिया है। ऐसा हम बहुत बार करेंगे, 30 साइकिल्स करेंगे। पहले हमारे पास 1 था, अब देखो 2 बन गए। इसकी 30 साइकिल्स चलाएँगे तो 1 बिलियन टाइम्स आपको इसका, जो पहले आपके पास था उसका एम्प्लीफाइड वर्ज़न, आपको बहुत सारे सेम डिज़ायर्ड जीन आपको मिल जाएँगे। क्लियर है? Now, if the process of replication of DNA is repeated many times, जो सेगमेंट होगा डीएनए का, इट कैन बी एम्प्लीफाइड अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज़ भी बन सकती हैं अगर आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस कराते जाओ। इस रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन को अचीव किया जाता है बाय यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो हाई हीट के टेम्परेचर में भी स्टेबल रहे, और हाई हीट के टेम्परेचर में आपका थर्मस इक्वाटिकस से मिला हुआ टैक पॉलीमरेज ही सर्वाइव कर सकता है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनैचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट होता है, इफ डिजायर्ड, कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। आपको मिल गया एम्प्लीफाइड, अब उसको आप वेक्टर में डालो और उसकी और क्लोनिंग करवा लो। क्लियर? समझ में आया? ये समझ में आया? डीनैचुरेशन मतलब दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे थे, अलग-अलग कर दिए, अलग-अलग कर दिए। एनीलिंग मतलब जोड़ना, मैंने इन एंड पे प्राइमर को जोड़ा। एक्सटेंशन मतलब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर बाइंड करेगा, यहाँ पर बाइंड करेगा और इन्हें एक्सटेंड कर देगा। अब ये मुझे 1 से 2 मिल चुके हैं। क्लियर? नाउ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब बन चुका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड में यही लिखा हुआ था, इनटू द होस्ट सेल। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बहुत सारे मेथड हैं। रेसिपिएंट सेल जब उसको हम कॉम्पिटेंट बना लेते हैं, इट कैन टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, आसपास जो डीएनए प्रेजेंट है वो उसको टेकअप कर सकता है। सो अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो जीन है जिसके पास रेजिस्टेंस है उसकी एंटीबायोटिक की, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन की, उसको अगर आप ट्रांसफर करोगे इकोलाई सेल के अंदर, वो होस्ट सेल जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल, है ना? तो अगर इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन अगार प्लेट पे हमने उन सेल्स को ग्रो किया जो अब मेरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है ना? इट विल क्या करेगा?
जो हमारा अगार प्लेट के ऊपर मैंने जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं उनको जब मैंने ग्रो कराया और उस अगार प्लेट पे ऑलरेडी एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, तो सिर्फ वो ही ग्रो करेंगे जो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट हैं, जिनके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आई होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्पिसिलिन है और एम्पिसिलिन में मर जाने चाहिए, लेकिन वो नहीं मरेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, राइट? अनट्रांसफॉर्म्ड वाले विल डाई सिंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो ही एबल होंगे, वो ही जी पाएंगे जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है ना? द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। वही कहानी बार बार जो मैंने आपको पहले भी बताई है, राइट? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब तुम्हें सब कुछ तुमने होस्ट वगैरह के अंदर डाल दिया, वो केपेबल है, वो बहुत सारी कॉपीज बना चुका है, अब उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, ठीक है? तो when you insert a piece of foreign DNA into cloning vector and transfer it into bacterial plant या इन सब में आपने ट्रांसफर किया, तो वो मल्टीप्लाई होगा। और ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज में हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि हम प्रोड्यूस करें हमारा प्रोटीन, वो प्रोटीन जिससे हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की नीड है कि हम उसे एक्सप्रेस कराएं। जब वो एक्सप्रेस होगा तभी हमें प्रोटीन पता चलेगा। तो फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल। सिंपल है, ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करा लिया जाएगा एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन होने के बाद उसको ऑप्टिमल कंडीशन जब आप प्रोवाइड करो, तो वो आपका वो टारगेट प्रोटीन एक्सप्रेस करे जिसको आप टारगेट कर रहे थे, जो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो आपको उसको प्रोड्यूस भी लार्ज स्केल पे करना होगा, ठीक है? तो अगर कोई भी ऐसा प्रोटीन है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है होस्ट के अंदर, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, है ना? नाउ द सेल हार्बर क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर आप क्लोन करा रहे हो तो आप स्मॉल स्केल में कर लो लेबोरेटरी में, लेकिन जब आपको फाइनल पता चल जाए लैब के अंदर कि हाँ मेरा ये जीन इस तरह से ग्रो हो सकता है, तो आप उसको बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे जरूर करो, ठीक है? द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। एक बैच कल्चर होता है, एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? ये समझ लो एक डब्बा ऐसा होता है, फर्मेंटर आप इसे कहते हो, बायोरिएक्टर आप इसे कहते हो। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं, एक ऐसा बॉक्स आप इसे मान लो, एक ऐसी मशीनरी मान लो, जिसके अंदर आपके उस होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको ग्रो कराने के लिए वो सारी कंडीशन दी गई हैं जो जरूरी है। जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, जितना उसको पीएच चाहिए, जितना उसको मॉइस्चर लेवल चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ऑप्टिमम कंडीशन रहती है। कैसी कंडीशन रहती है? ऑप्टिमम। तो बैच में तो क्या होता है, बैच बायोरिएक्टर में आप एक बार सारा सामान डालते हो और फिर आउटपुट निकलता है, ठीक है? बंद होता है, ये क्लोज्ड। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम है इसको ओपन बोलते हैं। इसमें आपका एक आउटपुट का पोर्शन है, एक इनपुट का है। आप इसके अंदर डालते रहोगे कॉन्टिन्यूअसली, जो भी चीज कम होती जाएगी आप इसमें डालते रहोगे और इससे प्रोडक्ट निकालते रहोगे, ठीक है? जहां पर यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, जो मीडियम यूज हो चुका है उसको बाहर निकाल लिया जाता है एक साइड से, और फ्रेश मीडियम दूसरे साइड से ऐड किया जाता है, ठीक है? और जो प्रोडक्ट है उसको निकाल लिया जाता है। इस टाइप की कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू अ हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोटीन बनता है, ठीक है? स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। लैब के बेसिस पे अगर हम देखें तो उतना प्रोडक्ट हमारा नहीं बन सकता। तो अगर लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो हमें बायोरिएक्टर बनाने होंगे। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में बनाना है किसी भी प्रोडक्ट को, तो हमें बायोरिएक्टर डेवलप करने होंगे, वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर तक का कल्चर प्रोसेस हो सकता है एक बार में अगर जरूरत है तो, ठीक है? समझ में आया? नाउ दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेसल। समझ लो एक वेसल टाइप सी होती है जिसके अंदर सारा रॉ मटेरियल जाता है ना? और वो रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली यानी कि माइक्रोब्स की मदद से कन्वर्ट होता है इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर किसी एंजाइम में, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल, जिसको होस्ट आप कहोगे। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड
मैंने क्या कहा? ऑप्टिमल, वो सारी कंडीशन जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी प्रेजेंस में ग्रोथ हो सकती है। Clear? Now, the most commonly used bioreactor are stirring type. स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर आप देख पा रहे हो। पहला है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है ये। सेकंड है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल आर स्पार्ज्ड। मतलब ये सिंपल है, इसके अंदर ये मूव होगा और सारी जो भी रॉ मटेरियल आप डालोगे वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। नीट के लिए आपको इतना जानना जरूरी है, लेकिन बोर्ड्स के लिए आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड है आपका ये जिसके अंदर स्पार्ज्ड, यानी कि गैस का इंट्रोडक्शन भी है। जितना ज्यादा ये मूव हो रहा है, एक ही पोर्शन से मूव हो रहा है, एयर बबल्स आ रहे हैं, और एयर बबल्स आने की वजह से द बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा आएगी जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ और फास्टर होगी। तो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एजिटेशन सिस्टम होता है, ऑक्सीजन इजीली आती है, और ऑक्सीजन आने की वजह से प्रॉपर कंडीशन होती है और फोम उतना ज्यादा नहीं बनता, फोम को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, हम देख पा रहे हैं सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और विद अ कर्व्ड बेस। ये देखो, या तो कर्व्ड बेस है या सिलेंड्रिकल है। क्लियर? नाउ टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, यानी कि उस रिएक्टर में जो भी कंटेंट डाला हुआ है आपने वो इजीली मिक्स हो जाए। द स्टिरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग। स्टिरर मतलब जो हमारा चक्का जो घूम रहा है उसके अंदर, वो मिक्सिंग भी फैसिलिटेट कर रहा है, मिक्सिंग भी करवा रहा है, और ऑक्सीजन भी अवेलेबल करा रहा है। ये देखो, ऑक्सीजन भी इसी की मदद से मिल रही है और चीजें मिक्स भी इसी की वजह से हो रही है ना। नाउ ऑल्टरनेटिवली और क्या काम हो सकता है, एयर बबल कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर मतलब जो एजिटेशन कराए, जो एयर वगैरह को प्रॉपरली मिक्सअप करा दे। एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, अ फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम, यानी कि हर एक चीज ऑप्टिमम ऐसे ही नहीं आ जाती। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम लगा हुआ है, पीएच को कंट्रोल करने का सिस्टम लगा हुआ है, सैंपल कितना जाएगा उसके पोर्ट्स लगे हुए हैं, है ना, ताकि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर आप पीरियड बाय पीरियड इजीली विड्रॉ कर सको। क्लियर? अब लास्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपका पूरा प्रोडक्ट आपके पास है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज जिसको कहते हैं, यानी कि माइक्रोब्स की मदद से जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, इस स्टेज को पार करने के लिए, करने के बाद द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं बिफोर मेकिंग इट रेडी फॉर द मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट भेजने से पहले आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें करनी, जैसे कि प्योरीफाई करना, देन उसकी पैकेजिंग करना, फिर उसके बाद उसको मार्केट में लेके जाना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन, अलग किया, ठीक है, देन प्योरीफाई किया उस प्रोडक्ट को, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इन सबको एक साथ क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव, यानी कि प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रिजर्वेटिव भी होने चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो सेफ रहे। माइक्रोब से बने हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, इसलिए प्रिजर्वेटिव डालने जरूरी है। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर ड्रग्स बनते हैं तो उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है कि कितने टाइम तक ये काम करेंगे, उसके बेसिस पे फिर उसकी एक्सपायरेशन डेट बताई जाती है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये सब चल रहा है डाउन स्ट्रीमिंग में, ठीक है, अब तक मार्केट में नहीं गए हैं ये, ठीक है। नाउ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अलग प्रोडक्ट की अलग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरा डिटेल में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दिया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसी तरह से पढ़ते रहिए।